बताओ। हो गया। D3 के कितने सब ग्रुप आए, या टेस्ट की तैयारी में ही लगे थे सिर्फ? सच बोल तो मैम टेस्ट की तैयारी के लिए मैं भूल गया था। लग ही रहा था। नैनो हाँ कितने मैम, किए? एकदम निकल गया दिमाग से ग्रुप थ्योरी। मतलब लास्ट 2 दिन का तो ग्रुप थ्योरी का नोट्स भी पढ़ना है मेरे को। नोट्स ज़रूर पढ़ लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ उसमें कुछ मैम, कुछ बातें अगर मैं नहीं बताती हूँ तो वो नोट्स में होती हैं। बहुत अच्छा है आपका नोट्स वो ग्रुप थ्योरी का। अगर मैम सब ग्रुप का भी मतलब टोटल मिल जाता तो अच्छा होता। किसका? सब ग्रुप। टोटल ही है, देखो एक दो और एग्जाम्पल थे वो मैंने नहीं डालने, टोटल ही है। पहले मुझे लग रहा था कि मैं कम करा रही हूँ, लेकिन लगभग सब कुछ कराया ही है, बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, सब कुछ करा ही दिया है मैंने। मैम आप पेन से लिखो ना। पेन से ही तो लिख रही हूँ। ये वाला पेन है ये, इस मतलब राइट साइड से जो 1 2 3 4 है ये पेन है, उसके बाद पेंसिल है। अच्छा, ये वाली पेंसिल होती है, ये कह रहे हो? हाँ मैम, वो पेन ठीक है है, बताओ। उस। शुरू करते हैं। हाँ मैम। सेंटर ऑफ अ ग्रुप से स्टार्ट करें, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। D3 के कितने सब ग्रुप आए, पहले ये बता दो। D3 का ऑर्डर 6 होता है, इसके सब ग्रुप्स कितने आए? इसके पास किन किन ऑर्डर्स के मिल सकते हैं? 1 2 3 6। अब फटाफट देख लेते हैं। 6 ऑर्डर का तो एक ही आएगा, D3 आएगा। 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी आएगा, 2 ऑर्डर का, और 3 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का क्या आ सकता है? 2 ऑर्डर का वही है, साइक्लिक होगा। 3 ऑर्डर का साइक्लिक होगा, सीधे साइक्लिक का फॉर्मूला लगाओ और निकाल दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D3। D3 के अंदर 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होते हैं? 3 होंगे। 3 मैम। और 3 ऑर्डर के कितने होंगे? 5 3 ओवर 5 3। और ये होगा 3 ओवर 5 2। तो एक यहाँ से मिला, 3 यहाँ से मिले, एक यहाँ से मिला, और एक यहाँ से मिला। 6 आ गए टोटल। यस मैम। इसी तरह D5 के निकाले होंगे आपने। D5 के कितने आ गए होंगे? आई थिंक 8 आ गए होंगे। 1 2 5 10। बहुत आसान है D5 D6 D3 D5 तक निकालना। हाँ मैम। अब D6 के ट्राई करके देखना, थोड़ा सा हो सकता है लंबा पड़े, एक बार ट्राई करके देखना। अब आते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप पे। सेंटर से नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि कुछ बीच का, मतलब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। मान लो ये ग्रुप है, ग्रुप के बीच में कोई सेंटर है। विजुअली समझा रही हूँ, लेकिन ऐसा कोई विजुअलाइजेशन है नहीं, पर सेंटर से मीनिंग ये है कि एक ऐसा एलिमेंट जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। ठीक है। सेंटर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, सेंटर को ZG से डिनोट किया जाता है, और ZG ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है, Z belongs to G such that XZ is equal to ZX for all X belongs to group। सेंटर के अंदर ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सभी एलिमेंट से कम्यूट करेंगे, ग्रुप के सभी एलिमेंट से कम्यूट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी तो हमेशा सेंटर में होगा। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो इसके अलावा ऐसा कौन सा एलिमेंट सामने से हमें दिख सकता है जो सेंटर में होगा ही होगा? अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि D4 है, D4 की बजाय हम जैसे एक ग्रुप लेते हैं Z4, 0 1 2 3। अब इसके एलिमेंट्स सारे एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, तो सेंटर में तो वो एलिमेंट्स आएंगे सेंटर ऑफ Z4 के अंदर जो Z4 के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें। Z4 के एलिमेंट्स के साथ कौन से एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं? सभी एलिमेंट्स करते हैं। तो सेंटर ऑफ Z4 क्या आ जाएगा? Z4 ही आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Z4 अबीलियन था। कम्यूटेटिव है। हाँ, तो अगर ग्रुप अबीलियन होगा तो आपको क्या समझ में आता है यहाँ से कि
ZG विल बी इक्वल टू G। ठीक है, और अबीलियन होगा तभी ऐसा होगा, तो ये इफ एंड ओनली इफ की बात हो जाएगी ना। क्योंकि अगर सेंटर इधर से देखें, सेंटर अगर G के बराबर आ गया तो इसका मतलब G के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कम्यूट करते हैं, मतलब अच्छे रिश्ते हैं सबके, कम्यूट करते हैं, ABBA टाइप के रिश्ते हैं इनके। तो इसका मतलब ग्रुप क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट्स एक दूसरे से कम्यूट करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा एबिलियन। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी बात थी ये। आगे बात करें। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो इसमें पॉइंटर नहीं दिखता। एक और बात करते हैं आगे, कि सेंटर जो होता है किसी भी ग्रुप का, सेंटर क्या होता है, सब ग्रुप होता है उस ग्रुप का। अब ये क्या बोल दिया, मतलब सेंटर जो सेट बनता है वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ ग्रुप एक सब ग्रुप बनता है ग्रुप का। अब इसको कैसे सोचा जा सकता है या कैसे प्रूव किया जा सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही फेमस सी थ्योरम है ये, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। ठीक है, बहुत ही फेमस सी थ्योरम है। देखो, अगर आपको सब ग्रुप प्रूव करना होता है तो आप जानते हो कि आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सिंपल सा कोई भी एलिमेंट लो, A, B बिलोंग्स टू सेंटर, और आप ये दिखा दो कि AB इनवर्स सेंटर के अंदर आएगा। तो हम फटाफट ये दिखाने की कोशिश करें कि AB इनवर्स भी सेंटर के अंदर आएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो, अगर A सेंटर में है तो AG इज इक्वल टू GA होगा फॉर ऑल ग्रुप एलिमेंट्स, और अगर B सेंटर में है तो BG इज इक्वल टू GB होगा फॉर ऑल ग्रुप एलिमेंट्स। लेकिन आप यहाँ से एक और बात निकाल के ला सकते हैं, क्योंकि आपको B इनवर्स से इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका B इनवर्स है, इसलिए हम एक काम करते हैं, B इनवर्स से इसी को पोस्ट एंड प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई मतलब ऑपरेट करना, मल्टीप्लाई मतलब सीधे मल्टीप्लाई मत करने लगना, वही जो भी ग्रुप का ऑपरेशन है उस हिसाब से ऑपरेट हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा GB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स G, और ये होल्ड हो रहा था फॉर ऑल G। तो इसका मतलब क्या हुआ, B इनवर्स भी उसके अंदर होगा, किसके अंदर, सेंटर के अंदर। और मैंने जो सबसे बेसिक स्टेप होता है किसी को भी, किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए, वो नहीं लिखा। वो क्या होता है, आइडेंटिटी उसके अंदर आएगा कि नहीं। बिल्कुल आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता ही करता है। सबसे पहले आपको ये दिखाना होता है कि ये सेट नॉन एम्प्टी है, वो आइडेंटिटी इसके अंदर बिलोंग करता है, तो ये सेट नॉन एम्प्टी है। क्योंकि सब ग्रुप या ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, ये जो लेट वाला काम आप करते हो, ये आप तभी कर सकते हो जब आपको पता हो इस ग्रुप के, इस सेट के अंदर, ZG के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। जब तक आपको यही नहीं पता कि ये नॉन एम्प्टी है, तो आप कैसे उसके अंदर एलिमेंट सपोज कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो ये स्टेप 0 का काम होता है ये, कि आप सबसे पहले उसके अंदर एक एटलीस्ट एक एलिमेंट शो करो। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम ये काम करते हैं। बात समझ में आई मेरी? यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब B इनवर्स सेंटर में आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, A आ चुका है सेंटर में, B इनवर्स सेंटर में आ चुका है, तो क्या AB इनवर्स सेंटर में आएगा? अब ट्राई करके देखो, क्या AB इनवर्स हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, हर एक ग्रुप के एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा कि नहीं? चेक करके देखो जरा जल्दी से, क्या ये ट्रू है? हाँ मैम, ये होगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होंगी इन्हें प्रूव करने में, ये चीज प्रूव करने में? इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगा और इनवर्स प्रॉपर्टी भी लगेगी। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, ये तो आपको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करोगे। हाँ बोलो मेनक। मैम, ये मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेंगे।
कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेंगी? सबसे इम्पोर्टेंट तो एसोसिएटिव लॉ है, इसको प्रूव करना। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। देखो क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं, सेंटर की ही प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, वही जो भी सेंटर के एलिमेंट्स हैं, जेड के एलिमेंट्स, तो वही प्रॉपर्टीज यूज होंगी, प्लस एसोसिएटिविटी जो कि ग्रुप की प्रॉपर्टी है। हाँ मैम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से पहले हम कह सकते हैं कि ये, हाँ वो, उसके बाद कम्यूटेटिविटी लगाएंगे, फिर एसोसिएटिविटी, फिर कम्यूटेटिविटी। अब हाँ, ये आ जाएगा जीवी इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, फिर से कम्यूटेटिविटी लगा देते हैं, ए जी बी इनवर्स, सॉरी एसोसिएटिविटी लगा देते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, जी ए बी इनवर्स, फिर से एसोसिएटिविटी लगा देंगे। ठीक है, तो ये आर एच एस के बराबर आ गया। यही करना है, तो बस थोड़ा आगे पीछे शफल करना है इनको, बहुत इजी प्रूफ है, बस एक हल्का सा आपको आइडिया देने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो क्या ये फैक्ट सच है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू मैम। मैम जी, जेड जी के पास तो वही एलिमेंट है जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कमेंट करे, तो मैम वो एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट मतलब जेड जी के एलिमेंट के साथ भी तो कम्यूट करेगा, क्योंकि जेड जी के एलिमेंट तो जी से ही आया है। जेड जी की डेफिनेशन ही ये कहती है, इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं सच दैट जेड जी इज इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये भी तो लिखा जा सकता है कि इसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं सच दैट जेड जी इज इक्वल टू जी जेड फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जेड जी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो उसके सबसेट के एलिमेंट्स के साथ भी तो कम्यूट कर रहे हैं, जब कंप्लीट ग्रुप के साथ ही कम्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड जी हमेशा एक एबिलियन सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक दो क्वेश्चंस पूछती हूँ आपसे, बेसिक। सेंटर निकालना है आपको इसका, धीरे धीरे देखते जाओ और बताते जाना। ये वाला थर्ड वाला मैं उसमें डालना भूल गई, चलो कहीं कोने में डाल दूंगी। ये मैं ना भी लिखूं तो भी आप समझ ही जाते हो। ठीक है, मैम क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन ये है ना, जेड जेड लगा हुआ है तो क्या है ये, सेंटर निकालो। अच्छा, मैम पहले वाले से तो सारे एलिमेंट ही आ जाएगा, यानी कि पूरा जेडी आ जाएगा। और मैम आप अगर क्यू में से बोलो तो यहाँ पर तो 2 ऑपरेशन हो सकता है, अगर प्लस की नहीं सर, प्लस ही हो सकते हैं। प्लस ही हो सकता है, क्योंकि क्यू स्टार तो नहीं है। क्यू स्टार होगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन के मतलब रेस्पेक्ट में दिखेंगे, पर यहाँ पर प्लस में होंगे तो पूरा क्यू भी आ जाएगा, कि हर एक एलिमेंट कम मतलब एबिलियन होगा, मतलब हर एक एलिमेंट से। थर्ड में सोचना होगा मैम सोचने दो। मैम सेट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, वो मैम एक ग्रुप बनाते हैं क्या? सेट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस, चेक करो, यस मैम। चेक करो ना।
with respect to usual मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इसी का सवाल पूछ रहे हो ना आप, स्केलर मैट्रिसेस को बनाएगा कि नहीं बनाएगा। स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले तो वो तो सब ग्रुप होगा, वो जीएल एक स्केलर मैट्रिक्स ले लो, बी एक स्केलर मैट्रिक्स ले लो, इन दोनों की इस तरीके की ये जो मैट्रिक्स बनेगी, क्या ये मैम स्केलर मैट्रिक्स ही होंगे। इनवर्स ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स विल बी स्केलर, और प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर मैट्रिसेस इज आल्सो स्केलर। यस मैम, तो वो सेट ही होगा, सेट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस सच दैट डिटरमिनेंट नॉन जीरो। सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ GL such that such that A is equal to lambda I and lambda is non-zero real number। यस मैम, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। पर दिख नहीं रहा। नहीं ठीक हाँ हाँ दिख रहा है, दिख नहीं रहा था मैम। अच्छा, अब दिख रहा है? यस मैम, कुछ लिखते हो तो मैम। अभी थोड़ी लिख रही हूँ मैम। ये होंगे कि नहीं? क्या होंगे कि नहीं, मतलब ये वो सेंटर बनेगा कि नहीं? बिल्कुल यही सेंटर बनेगा। ऐसी मैट्रिक्स हमें अगर कोई भी ऐसी मैट्रिक्स लिखनी है जो हर एक मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करे तो वो केवल स्केलर मैट्रिक्स ही होते हैं। हाँ, ध्यान रखना इस बात को, अगर बताई तो ये मैंने मैट्रिक्स विच कम्यूट्स विद एवरी सिंगल मैट्रिक्स, क्योंकि ये कम्यूट करना मैट्रिसेस के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो अगर एक ऐसी मैट्रिक्स हो जो सबके साथ कम्यूट करे with every single matrix, मतलब if and only if वाली बात हो गई, if and only if it is a scalar matrix। स्केलर होगी तो सबके साथ कम्यूट करेगी, और सबके साथ कम्यूट करने वाली कोई बोल दी मैट्रिक्स तो वो स्केलर ही होगी, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे। सेंटर ऑफ इसका सबका पूरा ग्रुप ही आ जाएगा, Z Q, ठीक है। और नैनीश और एकता नहीं है क्या क्लास में? एकता नहीं है, ठीक है, बढ़िया। अभी कहाँ गया? अब एक बढ़िया चीज करते हैं, इसका सेंटर निकालना है। GL 20 F 23, इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं पहले तो। GL2 F3, F3 मतलब क्या? F23 मतलब क्या? मैम Z ले लो, मतलब Z3 ले लो। हाँ Z3 ले लो तो ठीक है, पर जो भी है इसका मतलब क्या है, मुझे एग्जाम्पल नहीं समझ। मतलब मैम फील्ड है, फील्ड ऑफ ऑर्डर 23। हाँ, फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 और फील्ड ऑफ ऑर्डर 23, ये है मीनिंग इनका। तो पता है आपको ये किसके आइसोमॉर्फिक होंगी? ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा अपने इसके, मतलब आप इस फील्ड को भी यूज़ कर सकते हो, कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो अभी कभी भी ऐसा आ जाए एग्जाम में, फील्ड ही लिखी होगी यहाँ पे, ऐसा नहीं कि Z6 लिख देंगे। फील्ड ऑफ ऑर्डर 6 ऑर्डर की कोई फील्ड नहीं होती, प्राइम या प्राइम की पावर्स में हो सकती है फील्ड, इसीलिए प्राइम में ही ज़्यादातर दिया जाता है आपको, ठीक है। तो फील्ड ऑफ ऑर्डर 23 रहेगा तो आप Z23 यूज़ कर सकते हो। एक बार इसको बनाओ, इसका सेंटर निकालना है, Z ऑफ दिस निकालना है, ठीक है। Z2 का यूज़ करके हम इसको बनाते हैं। 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, और ऐसी मैट्रिसेस जो इसका सेंटर हो। सेंटर अभी मैंने बताया था क्या होता है, GLNF स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मतलब लेमडा रखना है और ऊपर 0 0 रखना है, लेमडा रखना है, 0 0 रखना है, लेमडा। अच्छा, फील्ड ऑफ ऑर्डर 3 यानी Z3 जो हम लेके चल रहे हैं, 0 1 2 ये एलिमेंट्स है इसके अंदर, क्या 0 लिया जा सकता है? नो मैम, 0 लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप लेमडा की जगह 0 रख दोगे तो वो GLN के अंदर ही नहीं आएगा ना, इसलिए 0 नहीं लिया जा सकता। 0 की पॉसिबिलिटी एक बार काटो तो इसके अंदर आएंगी 1 एंट्री आएगी और 2 एंट्रीज आ जाएंगी,
हाँ ठीक है। इधर बताओ, इधर कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर? मतलब ये सेंटर में आ सकते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आएंगे सेंटर में। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स आएंगे इसके सेंटर में, इसका मतलब यही है। यस मैम, और वहां पे 22 आएगा लगता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये मैट्रिक्स आई, वहाँ पे कैसी मैट्रिक्स आ जाएंगी अगर हम सेट बनाना चाहें? 1 1 डॉट 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 1 ऊपर और नीचे, लड्डू लड्डू, ये 2 2 डॉट 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 2 ऊपर और नीचे, ये बड़े बड़े गोले, एंड डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा कहाँ तक? ऐसे 23 मिल जाएंगे। तो कितने मिले? 22 मिले। देखो अब ध्यान से देखो, ये कितने ऑर्डर का ग्रुप है, कितने एलिमेंट्स हैं? ये सेंटर है, सेंटर है तो सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है। किसके आइसोमॉर्फिक हो सकता है ये Z2 का होगा। Z2 पे होगा या नहीं होगा? होगा मैम, कंफर्म। कंफर्म। इसका ऑर्डर क्या है? अगर Z2 के आइसोमॉर्फिक है तो सारा फिर हम देख लेना फिर Z। इसका ऑर्डर क्या है? ये आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर तो 1 है। इसका ऑर्डर क्या है? मैम इसका ऑर्डर 2 होना होगा। इसका ऑर्डर 2 है। कैसे? जब इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 ऐसे आ जाएगा। Z3 के अंदर रिड्यूस करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 0 1 आइडेंटिटी। समझ रहे हो मेरी बात? दिस इज यस इम्पोर्टेंट। मैम। अब फील्ड वैसी नहीं है R Q C। अगर R और Q में इसको देखते रहते ना अगर आप, तो आप कहते हैं कि इसका ऑर्डर तो फाइनाइट ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब वैसे भी ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता। अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट ना होता तो ये कभी ग्रुप फॉर्म नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी हेल्प से फिर आप नए नए एलिमेंट्स बनाते जाते, 4 4, फिर आप हाँ मैम। 8 8, ऐसे ऐसे नए एलिमेंट्स बनाते जाते हो, और वो तो आपने सेट में डाले ही नहीं, तो ये ग्रुप कैसे बनता? तो ये ग्रुप कब बन सकता है? फाइनाइट ग्रुप कब बन सकता है? जहाँ पे फील्ड ऑफ फाइनाइट ऑर्डर हो। इसका ऑर्डर 2 है, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? ये Z2 के आइसोमॉर्फिक है? बिल्कुल है। पहले भी बोल सकती थी। क्यों बोल सकती थी? क्योंकि ये 2 ऑर्डर का ग्रुप था, सिंपल सा, और हमें इस पे सारे ऑपरेशन पता थे। और 2 ऑर्डर का एक ही ग्रुप है दुनिया में नॉन आइसोमॉर्फिक, और वो है Z2। नॉन आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है ना, वैसे तो आप कितने ही बना लो, तो आपकी मर्जी है। इधर आओ, ये कितने ऑर्डर का ग्रुप बनेगा? 22 ऑर्डर का। अब 22 ऑर्डर क्या है? 22 को ब्रेक डाउन किया जाए तो 2 × 11। आइसोमॉर्फिज्म टेबल पे वापस जाते हैं। 2 डिवाइड्स 11 - 1। बट तो पहली बात तो पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पे देखती हूँ क्या क्या रह मैम सकती है। ये 2p टाइप का है। हाँ 2p टाइप का है, लेकिन 2p टाइप का है तो या तो ये नॉन एबिलियन होगा या ये साइक्लिक होगा। तो नॉन एबिलियन वाला D11 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है और साइक्लिक वाला Z22। अग्री? यस मैम। किसके आइसोमॉर्फिक होगा ये? अब हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा। Z22 Z22 कैसे? because ZG is always abelian subgroup. ZG इज ऑलवेज अबिलियन, ये हमने देखा कि ये अबिलियन है, और हमने इसकी कंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही की थी कि ये अबिलियन है। ठीक है, तो ऊपर वाला नॉन अबिलियन है D11, नीचे वाला साइक्लिक है। अब नॉन अबिलियन तो ये हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब कौन सा होगा? ये Z22 होगा। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z22। तो इसका मतलब ये साइक्लिक भी होगा। साइक्लिक कैसे हो रहा है ये? अगर इसको बात को देखा जाए कि साइक्लिक बनेगा तो हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को जनरेट कर सकता है। मतलब कोई जनरेटर जनरेट कर सकता है, हर एक एलिमेंट नहीं। मतलब आइडेंटिटी तो किसी को जनरेट नहीं करेगा अपने अलावा। जैसे कोई एलिमेंट अगर मैं देखूँ 17, मतलब अगर ये एलिमेंट देखा जाए 17 17 डॉट 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 17, इसको आप इसी से मल्टीप्लाई करते जाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रख देते हैं इसको आप इसी से मल्टीप्लाई करते जाओगे, इसकी k पावर्स करते जाओगे, तो आपको ग्रुप के सभी एलिमेंट्स जनरेट होते हुए दिखेंगे। इज इट ट्रू? ये 17 मैंने कैसे बोल दिया जनरेटर? मैम 17 इज प्राइम टू 22। 17 इज प्राइम टू 22, मतलब जो फील्ड ले रहे थे ना, मतलब सॉरी Z22 में जैसे कैसे जनरेटर्स मिलते थे
Z22 के अंदर होते थे 5n नंबर ऑफ जनरेटर्स, और वो वाले जनरेटर्स होते थे, जनरेटर का जो सेट बनता था वो होता था UN। मतलब जो भी नंबर्स का 22 से GCD 1 आता था वही नंबर्स जनरेट कर पाते थे। जिन नंबर्स का इससे GCD 1 नहीं आता, जैसे 11 को आप लेके जाते थे, केवल 2 ऑर्डर का ग्रुप बना पाता था, 11 और 22, हाँ ये केवल 2 ऑर्डर का ग्रुप बना पाता। तो जो GCD 1 देते थे केवल और केवल वही, सब पुरानी बातें, कुछ नया नहीं, इसलिए शुरुआत में आपको इतना टाइम देके इतना कुछ कराया गया था। अगर आपको लग रहा है कहीं से वीकन हो रहा है, उन चीज़ों को जाके दोबारा पढ़ो। तो UN क्या करता था, UN इसके जनरेटर्स का सेट होता था। सिमिलरली वहाँ पे ये जो 17 है, ये जो एलिमेंट है 17 वाला, 17 स्केलर मैट्रिक्स, ये इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है Z22 के अंदर डायरेक्टली। ठीक है, तो बहुत ही कई बार डायरेक्टली एलिमेंट भी रिलेट हो जाते हैं, तो बहुत ही आसान बातें हैं। अब कोई आपसे कहे कि इस मैट्रिक्स को स्टडी करो, इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर बताओ, तो आप सीधे Z22 पे जाओगे ना, Z22 को स्टडी करोगे, है कि नहीं? ये है आइसोमॉर्फिज्म का फ़ायदा, ये है मोटिवेशन आइसोमॉर्फिज्म को पढ़ने का। ठीक है, ठीक है मैम। ये बताओ नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ GL2 नहीं GL5 Z5, how many subgroups does it have? मैम 4 होगा। हाँ, क्या कह रहे हो? 4 होगा मैम। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स? यस मैम। अच्छा, अरे सॉरी, क्वेश्चन निकल दे दिया आपको। वैसे निकाले कैसे? ये देना था क्वेश्चन वैसे। अच्छा वो बताओ ना मैम। सेंटर के मेरा अब मैंने दिमाग हाँ मैम, नहीं तो मैम वो सब ग्रुप निकल सकता था मैम, आप पहले जो दिए थे निकल सकता था। नहीं, ऐसा कुछ अभी तो डायरेक्ट वे नहीं है। ये मैंने वो 25 पोजीशंस में मैं घुमा रहा था एलिमेंट्स को सब ग्रुप ढूंढने के लिए। चलो ये तो निकाल के देखो। ये मैम 4 होगा मैम। मैम आपने
वो Z नहीं दिया तो मैंने उसके ऑर्डर निकल रहा था, ऑर्डर निकल के किसके आइसोमॉर्फिक है जो देख रहा था। 5 की पावर वो आएगा ना, फिर वो काफी लंबा हो जाएगा, हमें तो एग्जैक्ट यस मैम। पता चल पाएगा किसके आइसोमॉर्फिक बनेगा। 5 की पावर 5 हाँ, -1 ये सब कर रहे होगे। नहीं निकल रहा था, मैंने भी पहले वही कर रहा था। हाँ, अब ये तो बता दो ये किसके आइसोमॉर्फिक है? ये तो मैम Z Z4 की होगा। Z4 के आइसोमॉर्फिक है। हाँ मैम, तो 1 2 3 4 इस एलिमेंट्स को अगर जनरेट करके जो जो सेट पाएंगे वही उसका सब ग्रुप होगा। मतलब नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आपको अब Z4 के निकालने हैं। Z4 के पास जितने डिवाइजर हैं उतने सब ग्रुप हैं, हर एक डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सब ग्रुप होता है। मैम 3 होगा। 3 आएगा। 1 2 4 तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है। हाँ जी। टाउ ऑफ 4 दैट इज 3। ठीक है। अच्छा, ऐसे देखना था। यस। तो मैंने 4 कर रहा था, तो आप हाँ हाँ करके कर रहे थे क्यों? गलती से मैंने हाँ हाँ कर दिया, भूल गई ना मैं आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप ये बोल सकते हो सीधे सीधे, एक रिजल्ट बन गया आपके पास, आपको समझ में भी आ रहा होगा। GLNFQ सेंटर इसका आइसोमॉर्फिक होता है ZQ-1 के। सिंपल। कहीं क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो फटाक से ZQ-1 को स्टडी करोगे बजाय कि इसको स्टडी करने के, है कि नहीं? हाँ मैम। और अगर यहीं पे सेंटर ऑफ GLNR पूछ लेता तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि स्केलर मैट्रिसेस का सेट बनाना पड़ता। स्केलर मैट्रिक्स में ऐसी लेमडा लेमडा टाइप की लेती, मान लो GL3 था, लेमडा लेमडा और लेमडा बिलोंग्स टू R, मतलब नॉन कितने लोग हैं मैम? वो तो हर एक रियल नंबर के लिए एक नंबर बनेगा। इनफाइनाइट आते, फिर वहां पे हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर पाते। ठीक है। बाकी R* के आइसोमॉर्फिक होगा वैसे, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, R* अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि लेमडा नॉन जीरो है ना, सारे नॉन जीरो लेमडास को छोड़ के बाकी सब कुछ है इसके अंदर। अंडर मल्टीप्लिकेशन इनका ऑर्डर तो हर एक मैट्रिक्स का 1 को छोड़ के इनफाइनाइट है, मतलब इस वाली मैट्रिक्स को छोड़ के सबका ऑर्डर इनफाइनाइट है ना। हाँ, ये R* के आइसोमॉर्फिक होगा। वैसे जब मैं वो पढ़ाऊंगी ना आपको सब ग्रुप्स को, सेट्स, क्वेश्चन ग्रुप्स, तब भी ये कंसेप्ट आएंगे, तब भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। वहाँ से डायरेक्टली फिर रिजल्ट यूज़ होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होती है, फिर आप डायरेक्टली प्रूफ वाइज इसका आइसोमॉर्फिज्म बता पाओगे। ठीक है, तो अभी जितना कराया है उतना ही काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। GL4Z13 GL4Z13 क्या पूछना चाहते हैं इसमें? हाँ ठीक है, इसमें एक चीज़ है, देखो ये इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसके सेंटर का ऑर्डर, इसके सेंटर का ऑर्डर आपका हो गया कि 12 आ रहा है ना। ऑर्डर ऑफ द सेंटर 12 आएगा, तो फिर उसके पास चॉइसेस होंगी। देखो मैं एक जनरलाइज सी चीज़ बताना चाहती हूँ ऊपर वाली बात को जस्टिफाई करने के लिए, वो ZQ-1 के ही आइसोमॉर्फिक क्यों होगा। जैसे क्या क्या केसेस बन सकते हैं, तो Z12 हो सकता है, Z2 क्रॉस Z6 हो सकता है, या ये A4 हो सकता है, Q6 हो सकता है, और एक और होता है 12 ऑर्डर का D6। ये तीनों तो हो नहीं सकते, ये नॉन एबिलियन है। इन दोनों में से फिर बचता है कि अब इसके आइसोमॉर्फिक होगा या इसके आइसोमॉर्फिक होगा। ध्यान दिया जाए तो ये Z12 का ही आइसोमॉर्फिक होगा,
क्योंकि इसके पास तो 12 ऑर्डर का एलिमेंट है नहीं, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12, ठीक है। लेकिन इसके पास तो मैम 12 ऑर्डर का एलिमेंट है। क्या कह रहे हो? मैम हमेशा ही Zn-1 का आइसोमॉर्फिक होगा? हाँ, हमेशा ही Zn-1 या ZQ-1 का आइसोमॉर्फिक होगा। ये वाली बात जो मैंने ऊपर लिखी थी कहाँ चली गई? ये जो आपको रिजल्ट बताया था ये हमेशा ट्रू होगा। मैं ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उससे कम में फिर उस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं मिलता। जैसे 12 ऑर्डर का एलिमेंट, मतलब इसके पास हमेशा ये जो सेंटर होता है इसके पास हमेशा 12 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। जैसे कि ये एलिमेंट है तो मैम सेंटर हमेशा साइक्लिक होता है? 11 11 11 नहीं, सेंटर हमेशा साइक्लिक नहीं होता, लेकिन इस टाइप का जब आप सेंटर निकालोगे तो उसमें ये वाली मैट्रिक्स आएगी 11 11 11 11, मतलब 11 आइडेंटिटी। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? आप 11 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? मॉड्यूलो 13 की 11 की पावर, मतलब 11 आइडेंटिटी की पावर उतनी करो, मॉड्यूलो 13 मॉड्यूलो के पावर करो और आइडेंटिटी आ जाए। तो आपको ये पता चलेगा कि जैसा ऑर्डर 11 का, मतलब जैसा 11 की पावर के करके जब 1 आएगा तभी आइडेंटिटी बनेगा ना। ये कब आइडेंटिटी बनेगा? जब 11 की पावर के करके 1 आए। मॉड्यूलो कौन सा चल रहा है? मॉड्यूलो 13 चल रहा है, फील्ड वाला। तो जो 11 का ऑर्डर इसके अंदर होगा, सॉरी 13 नहीं 12 चल रहा है, 12 इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके अंदर 12 मैट्रिसेस थी ना। मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, क्या चेक करें इसका। 1 1 1 1 2 2 2 2 एंड सो ऑन, 12 12 12 12 ये थे इसके एलिमेंट्स। ठीक है, मॉड्यूलो 12 भी आएगा। हमें ये देखना है ना कि इनकी कितनी पावर करें तो आइडेंटिटी आ जाए। जैसे हम ऊपर देख रहे थे, कहाँ चला गया वो सिंपल सा एग्जांपल, Z5 के अंदर, ठीक है, GL-Z5 कितनी पावर करें कि आइडेंटिटी आ जाए? 1 2 3 4, 1i 2i 3i 4i, ये एंट्रीज थी इसके अंदर। तो यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि 11 की कितनी पावर के करके आइडेंटिटी आ जाए। अब फिर आप जिस मॉड्यूलो में देख रहे हो तो फिर उसी मॉड्यूलो के अकॉर्डिंग होगा ना। तो यहाँ से इसके पास तो हो गया ये 11 11 11 11, ये Z13 ये हो गया 12 ऑर्डर का एलिमेंट। पर Z2 क्रॉस Z6 के पास 12 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है। 12 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास नहीं है, तो 12 ऑर्डर का एलिमेंट हमें चाहिए होता है। तो इस वजह से गड़बड़ हो जाएगी। और एक और बात ध्यान रखना, कहाँ चला गया डेफिनेशन, जो हम इसका सेंटर बनाते हैं, मैं एक बार जनरल फॉर्म लिख देती हूँ सेंटर की। सेंटर इस तरीके से लिखा जाता है, सेंटर ऑफ GL4 Z13 मान लो हमें लिखना है, तो इसकी जनरल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ ऑल दो स्केलर मैट्रिसेस सच दैट A बिलोंग्स टू Z13 स्टार। मतलब ज़ीरो को छोड़ के सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, क्योंकि आप नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट वाली मैट्रिक्स ले रहे हो। तो यहाँ पे Z13 स्टार लिखा जाता है, मतलब Z13 के सारे एलिमेंट्स आएंगे केवल और केवल ज़ीरो को छोड़ के। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। इस तरीके से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके ठीक है। मैम मैम अगर Z13 के जगह Z6 होता
तो मैम हो ही नहीं सकता। ये Z6 स्टार लिख सकते हैं क्या? Z6 हो ही नहीं सकता ना, फील्ड है वो। Z6 कभी फील्ड बनाएगी अच्छा नहीं, अच्छा, हाँ हाँ मैम, क्योंकि हर हाँ नॉन हाँ जीरो मैम, एलिमेंट समझ गया हर नॉन जीरो एलिमेंट का समझ गया मैम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, फील्ड रखनी होती है हमें वहाँ पे, क्योंकि फील्ड के हाँ अंदर मैम, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, पर Z6 के अंदर तो केवल 1 और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। सेंटर ऑफ अगर आपको ऐसे बनाना हो SLNF, कैसे बना दोगे? सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ए ऐसे एंट्रीज आएंगी, N क्रॉस N मैट्रिक्स बनेगी, और आप क्या बोलोगे यहाँ से? स्केलर मैट्रिक्स ही आएंगी, लेकिन इनका डिटर्मिनेंट 1 होगा। डिटर्मिनेंट 1 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू 1, क्या मतलब है इसका? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है क्या? A की पावर n। A की पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, सच दैट A बिलोंग्स टू फील्ड। तो वैसे भी आप ये भी लिख सकते हो यहाँ से, सीधी सी बात है, फील्ड F स्टार भी लिख सकते हो या F भी लिख सकते हो, क्योंकि जीरो की पावर n तो कभी 1 नहीं आएगा। मतलब आपको ये पता है कि A नॉन जीरो एलिमेंट है, तो आप सीधे यहाँ पे A बिलोंग्स टू F स्टार भी लिख सकते हो, A बिलोंग्स टू F भी लिख सकते हो। जब आपने ये कंडीशन डाल दी तो इसका मतलब यही है कि A नॉन ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ज़ीरो की पावर n करके कभी 1 नहीं आएगा। ठीक है ना, ज़ीरो तो एक विदाउट इनवर्स एलिमेंट है। तो ये कब हो जाएगा? मतलब ये भी बोल सकते हैं हम इस बात को कि ऐसी ऐसी मैट्रिसेस आएंगी n क्रॉस n सच दैट ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स n। ये बात भी ठीक है। यस मैम। अगर n इवन हो गया मान लेते हैं, मतलब SL2F अगर आप निकाल रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ A 2 को डिवाइड करेगा। ठीक है मैम ठीक है, बस अभी इतना ही रखते हैं इसको, अभी मैं पर्टिकुलर केस करा मैम रही हूँ। मैम ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स n, ये वाला समझ में नहीं आया। A की पावर n इज इक्वल टू 1 क्या होता है? A की पावर n इज इक्वल टू 1 इन फील्ड, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A, मतलब फील्ड वो भी F स्टार वाली फील्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रुप बनाती है ना। F फील्ड का मतलब ये है कि फील्ड को हम डायरेक्टली ग्रुप से ला के रिलेट कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, देखो इन F स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, F स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन एक फील्ड है तो ग्रुप तो बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स एन नहीं हो जाएगा? अगर ए की पावर कोई भी नंबर करे और वो आइडेंटिटी आ जाए, तो ऑर्डर ऑफ ए उस नंबर को डिवाइड करता है, वही बात लिखी है। ग्रुप की प्रॉपर्टी है ना ये, तो फील्ड ठीक है है तो मैम। ग्रुप तो बनाएगी, वही चीज़ लिखी है। अब आप लोग मुझे बताना, इसको ध्यान से देख लो, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। यही सब एक्स्ट्रा बातें थी जो मैं आपको कराना चाहती थी, तो इसीलिए मैं करा ही रही हूँ, नोट्स में भी ऐड कर रखी है। सेंटर ऑफ SLNR, ठीक है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, चाहे आप इसको लिख भी लो ना भी लिखो कोई बात नहीं। ये क्या होगा, पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, आपको मुझे बताना है ये सेंटर क्या आएगा, इसकी जनरल फॉर्म आपको बतानी है मुझे। ए ये सभी मैट्रिसेस आएंगी सच दैट A की पावर n 1 आ जाए। मतलब ये क्यों लिखा गया है, ध्यान दिया जाए तो ये इस बात से लिखा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1। वाई इज इक्वल टू 1? क्योंकि ये स्पेशल लीनियर ग्रुप है। स्पेशल लीनियर में तो सबका डिटर्मिनेंट 1 होता है ना? तो हाँ, डिटर्मिनेंट पर ये तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स का वो क्या होता है, वही होता है। इसी तरीके से निकलता है। हाँ हाँ, ठीक है, इसके साथ में एक और कंडीशन लिखते हैं कि A बिलोंग्स टू, ऐसे लिख करके लिख लो, A बिलोंग्स टू कहाँ से? रियल नंबर से या R स्टार से, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, R स्टार या R, क्योंकि देखो ज़ीरो तो काम करेगा नहीं, पता ही है आपको। ठीक है, अब इस लाइन को चाहे आप लिखो ना लिखो, हटा भी सकते हो, मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स ये दोनों हैं। जरा आप बता सकते हो कि ये सेट क्या बनेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे सिर्फ।
ऑलवेज नीड नॉट नेसेसरी। यस, तो फिर जनरल फॉर्म बताओ ना, एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, तो एक जनरल फॉर्म बतानी है आपको इसकी। अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो a² = 1, तब तो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे ज्ञानेश। और अगर a³ = 1 हो गया तब तो एक ही सॉल्यूशन आएगा मेहनत। तो इसकी जनरल फॉर्म कैसे बनाओगे? अच्छा, इसका प्लस माइनस करके लिख दो। मतलब जब इवेन होगा तब तो 2 आएगा, और जब ऑड आएगा तब एक ही आएगा। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाहती थी। 1 और 2। 1 कब हाँ, आएगा? जब n इज ऑड। और 2 यस। कब आएगा? जब n इज इवन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि रियल में 2 ही सॉल्यूशन होते हैं, +-1 से ज्यादा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते ना। हाँ, हाँ। कॉम्प्लेक्स होता तो बस फिर हम ये बोल कॉम्प्लेक्स रहे। से तरीके से सोचते, अभी तो रियल ही है। हाँ, ये हो गया आपके सेंटर का ऑर्डर। मैम अगर आर की जगह सी होगा तो? आर की जगह सी होगा तो आप बताओ। वो तो मैं नेक्स्ट पूछने ही वाली थी आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है मेरा। पानी गिर जाता है मेरे नोटबुक पे। ऑर्डर ऑफ जेड एस, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ SLNC। जैसे ऊपर सेंटर भी डिफाइन कर सकते थे। इस केस में सेंटर आएगा, सेंटर में एलिमेंट आएगा आइडेंटिटी। इस केस में आएगा i और -i। पर आपको पता ही है ये आएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। समझदार हो आप। ये बताओ, इसके सेंटर का ऑर्डर निकालो। इनफाइनाइट। नहीं, इनफाइनाइट तो नहीं होगा। n या 2n में मेरा कॉन्फ्यूजन हो रहा है। लिख लो, अच्छे से लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं लिखोगे तो कंफ्यूज होगे। मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ मैम, n आएगा, n। n आएगा। यस मैम। टाइम चाहिए और किसी को? मैम थोड़ा रुको। ठीक है। मैम n आएगा सिर्फ ऑड के लिए। इवन के लिए भी n आ जाएगा। अगर देखो a⁴ = 1 होता है तब हमारा को 4 मिलता था। i -i 1 -1 4 ही मिल जाएगा, तो नेगेटिव भी आ जाएगा उसमें से। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं C* में? n सॉल्यूशन होता है। n सॉल्यूशन होते हैं, तो n ही आंसर आएगा। यस मैम। समझ गए? मान लो यहाँ पे Yes, होता ma'am. 3, a³ = 1, तो मैट्रिसेस क्या बनती? मैट्रिसेस बना के दिखा देती हूँ, बाकी चीजें आप नोट से पढ़ लेंगे। 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। ये बनती मैट्रिसेस। अगर 4 आ जाए तो 1 -1 मतलब i -i चारों आ जाएगा। तो हाँ, उस टाइम जब 2 मतलब माइनस भी ले रहा था उसलिए 2 हो रहा था, पर जब हम इवन के लिए देखेंगे, जब कॉम्प्लेक्स से लेंगे तो माइनस भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें, तो ये नहीं आएगा। ज्ञानेश? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब देखो, एक बढ़िया बात बताती हूँ आपको। आपको कोई ये बोल दे इसका सेंटर निकालो, फिर से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का सेंटर पूछ लिया किसी ने, तो आप ऐसा करना। इसमें रबड़ अच्छे से काम नहीं करती, क्या चेक करें? अच्छा, ZG1 क्रॉस ZG2 अलग अलग करके निकाल सकते हो। कैसे? ये क्या होता है? वो सारे ये भी आएंगे G1 क्रॉस G2 के, सच दैट AB.CD
इज इक्वल टू सी डी डॉट ए बी, ऐसा कुछ हो जाए, मतलब ए सी सी ए के बराबर हो जाए, बी डी डी ए के बराबर हो जाए, सॉरी बी डी डी बी के बराबर हो जाए। मैम ये आइसोमॉर्फिक होते हैं ना? नहीं आइसोमॉर्फिक नहीं आएगा, इक्वल आएगा, देखो। ठीक है मैम। तो ये हम करेंगे ऐसे, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, A बिलोंग्स टू G1, B बिलोंग्स टू G2 सच दैट ये एलिमेंट हर एक CD के लिए काम हो रहा है ना, फॉर ऑल CD, तो ये चीज होल्ड करे फॉर ऑल C बिलोंग्स टू G1, फॉर ऑल D बिलोंग्स टू G2, ठीक है, BD इज इक्वल टू DB। और अगर आप ऐसे लिख दो यहाँ पे AC इज इक्वल टू CA फॉर ऑल C बिलोंग्स टू G1, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, मतलब दोनों लाइंस को अलग अलग करना है अब आपको। BD इज इक्वल टू DB फॉर ऑल C बिलोंग्स टू G1, D बिलोंग्स टू G2। तो इसका मतलब A किसके सेंटर के अंदर है, G1 के सेंटर में, और B किसके सेंटर में है, G2 के सेंटर में। जब मैंने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट सिखाया था तब ये बताया था कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग एक्ट करते हैं। चाहे आप ऑपरेशंस की बात करो तो G1 और G2 पे एलिमेंट्स अलग अलग ऑपरेशन लगाते हैं, बस वो दिखते साथ में कॉमा से सेपरेट होके, उन पे सारा काम अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। इधर ऑपरेशंस अलग लगते हैं, इधर ऑपरेशन दूसरे ग्रुप के लगते हैं, इधर तीसरे ग्रुप के लगते हैं, इधर फोर्थ ग्रुप के लगते हैं, ऐसे काम चलता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू, लिख सकती हूँ मैं, A बिलोंग्स टू ZG1, B बिलोंग्स टू ZG2, ठीक है। अब ये टपल टाइप का एलिमेंट लिखा था मैंने यहाँ पे, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप करके देख लेना, लिख के देख लेना, नोट्स में लिखा भी हुआ है, मैंने जल्दी जल्दी करा दिया। तो ये क्या टपल, क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता ZG1 क्रॉस ZG2, ये 19 सब टपल्स का सेट था जिसमें ए बी एलिमेंट आ रहे थे और ये ZG1 का एलिमेंट था, ये ZG2 का एलिमेंट था, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया ZG1 क्रॉस ZG2। नहीं भी समझ में आया तो भी एक बार देखना नोट से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर निकालें इसी रिजल्ट की हेल्प से, ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं हुआ कोई। सेंटर निकालते हैं, Q4 का सेंटर वैसे निकालें अगर हम 1 -1 I - I J - J K - K, तो सेंटर ऑफ Q4 अगर निकाला जाए तो उसमें क्या आएंगे, क्या I किसी के साथ कम्यूट करता है, वन और -1 के साथ। I सिर्फ 1 और -1 के साथ कम्यूट करता है, पर हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए सेंटर में जो सबके साथ कम्यूट करे। J 1 और -1। 1 और -1 होगा। ये सिर्फ 1 और -1 के साथ कम्यूट करते हैं, J - J K - K। तो 1 और -1 सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबके साथ कम्यूट करें, क्योंकि आपने देखा था I J इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू -J, सॉरी इज नॉट इक्वल टू JI आता है, मतलब एंटी कम्यूट तो करते हैं पर ये कम्यूट नहीं करते, हमने ये देखा था। सेंटर में सिर्फ 1 और -1 आते हैं, तो इसका सेंटर किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जब हमने Q4 के सब ग्रुप बनाए थे तब ये वाला सब ग्रुप भी बनाया था, और ये सब ग्रुप देखो सेंटर निकल के आया, और ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा, Z2 के, क्योंकि 2 ऑर्डर का है ना, इसलिए। इसका निकाल के देखो आप क्या आएगा इसका सेंटर,
1 - 1 क्रॉस Z4 किसके आइसोमॉर्फिक आएगा? Z2 क्रॉस Z4 Z2 क्रॉस Z4 Z2 क्रॉस Z4, ठीक है, क्योंकि इसका सेंटर Z2 के आइसोमॉर्फिक और ये तो Z4 ही है, ठीक है। बड़ा ही ब्यूटीफुल सा रिजल्ट है, देखो। इफ X इज द ओनली मेंबर ऑफ ऑर्डर 2 इन अ ग्रुप G, बहुत ही प्यारा सा प्रूफ है इसका। देन X बिलोंग्स टू सेंटर। अगर कोई ग्रुप है जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट है 2 ऑर्डर का, तो वो जो एलिमेंट है वो सेंटर का एलिमेंट होता है, ठीक है। वो एलिमेंट उस ग्रुप के सेंटर का एलिमेंट होता है। अब इसको कैसे सोचा जाए? देखो, कोई एलिमेंट लो, कोई भी ए एलिमेंट लो, ठीक है, उसको कहो y इनवर्स एक्स वाई। अब आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा एलिमेंट क्यों सपोज कर रही हूँ। तो ये ए एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप G का एलिमेंट होगा। अब ग्रुप G का एलिमेंट होने की वजह से ए स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? y इनवर्स एक्स स्क्वायर वाई। आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। y इनवर्स एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा? ये दोनों कट जाएंगे, मतलब आइडेंटिटी देंगे, तो ये आ जाएगा y इनवर्स एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर क्या है? x इज दी ओनली मेंबर ऑफ ऑर्डर 2। अब ओनली वर्ड का यूज़ अभी हमने नहीं किया है, लेकिन ऑर्डर 2 का यूज़ करते हैं। x का ऑर्डर 2 है तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, मतलब y इनवर्स y आ जाएगा, मतलब ये आइडेंटिटी हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। यहाँ से आपको क्या समझ में आया? मैम आइदर ए होगा और ए एक्स होगा। इधर ए ई होगा और ए एक्स होगा। तो मान लेते हैं मैं ए को नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चली थी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ओनली वर्ड की वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ए क्या है, एक्स के बराबर है। अगर ए एक्स है तो यहाँ से जरा नीचे आओ, एक्स इज इक्वल टू वाई इनवर्स एक्स वाई है, और y कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था ग्रुप का, मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू G, ये स्टेटमेंट हम लेके चले थे। मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स टू G तो नहीं लिखूंगी यहाँ पे, कोई भी y आर्बिट्रेरी एलिमेंट था ग्रुप का, उसके लिए ये चीज़ होल्ड कर रही है। तो ज़रा पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो, नहीं पोस्ट नहीं, प्री मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई करो इसके अंदर y से। y x इज इक्वल टू y इनवर्स एक्स वाई, मतलब y x इज इक्वल टू एक्स वाई हो गया किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट y के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? x सेंटर में ही तो आ गया, किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है x। हाँ मैम। तो ये एलिमेंट, ये रिजल्ट कहीं भी यूज हो भी सकता है आपका, इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। गैलियन में शायद ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये किसी एग्ज़ाम में भी ज़रूर आया होगा, ठीक है। एक बार डीएन और एसएन के सेंटर देखते हैं, क्योंकि अबीलियन ग्रुप्स के सेंटर से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, अबीलियन ग्रुप के सेंटर तो वो खुद ही होते हैं। तो डीएन और एसएन के सेंटर देखते हैं। हमें अगर एसएन का सेंटर निकालना है तो सेंटर ऑफ S1 टाइम क्या हुआ है? S1 होता है 330। 330। S1 का ऑर्डर होता है 2। मैम 37। 37 हो रहे हैं, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, मतलब मैम 3.7। ये हो रहा है टाइम, हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। सेंटर ऑफ S1 के ही बराबर आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि S1 का ऑर्डर तो 2 होता है, सॉरी 2 होता है कि 1 होता है? 1 होता है, 1 फैक्टोरियल। 1 मैम। 1 ऑर्डर का ग्रुप तो अबीलियन ही होता है। सेंटर ऑफ S2 निकालोगे
ये भी S2 आ जाएगा, क्योंकि S2 का ऑर्डर क्या होता है 2 फैक्टोरियल यानी कि, ठीक है। सेंटर ऑफ S3 निकालेंगे, या आगे कोई भी Sn का सेंटर निकालेंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा उसके अंदर, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता है Sn के अंदर आगे जाके। S3 ठीक है मैम। एक सेकेंड रुकना, D3 में क्या आता है, D3, हाँ ठीक है बिल्कुल। एक ये हो गई बात, एसेंस के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता जो सबके साथ कम्यूट करे। मैम डीएन में भी सेम होते क्या? नहीं, डीएन में थोड़ा सा अलग होगा, देखना। सेंटर ऑफ D1 निकालेंगे तो D1 का ऑर्डर क्या होता है 2 होता है, तो वो तो D1 ही आएगा। सेंटर ऑफ D2 जब हम निकालेंगे तो देखेंगे कि वो D2 ही आएगा। क्यों? मैम पी स्क्वायर टाइप का है, मतलब 4 है तो पी स्क्वायर कम्यूटेटिव है। ग्रुप यूनियन है तो फिर वो तो सेंटर उसका वही आना है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड के लिए तो ये हो गया। वहाँ भी फर्स्ट और सेकंड के लिए तो पूरा ग्रुप ही बन जाते हैं सेंटर में। लेकिन अगर आप आगे की बात करो, सेंटर ऑफ DN निकालो, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की बात करो, तो ये जो सेंटर होते हैं इस तरीके से डिफाइंड होते हैं। देखो, अगर तो n ऑड है तो केवल आइडेंटिटी आएगी, इसमें कोई भी कम्यूट करने वाला एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो सबके साथ करे। लेकिन अगर n इवन है तो आपको पता होना चाहिए कि R180 हमेशा कम्यूट करता है सबके साथ। जैसे अभी मैं दिखा भी दूंगी आपको कैसे करता है। D4 के अंदर एक एलिमेंट है R180 है, R0 है, R90 है, R180 है, R270 है। निर्माली आप क्लास में नहीं हो लगता है? हाँ मैम हूँ। टेस्ट की तैयारी करने चले गए थे? नहीं मैम। इतनी तैयारी मत करो कि गड़बड़ हो जाए। आपने जो सवाल मैं पूछे थे, तैयारी करा। हाँ मैम बोलो। जो सवाल पूछे थे उनका आंसर मिल गया? बकायदा प्रूफ कराया था वैसे मैंने इसका, डायगोनलाइजेबल होगी या नहीं। पर आपको अभी भी पूछना हो कुछ तो पूछ लेना, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, R180 क्या होता है, वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। ये E होता है, ये वाई होता है, ये वाई स्क्वायर होता है, ये वाई क्यूब होता है। आप देखते हो कि ये आपस में तो दोस्त होते हैं, ये तो सबके साथ कम्यूट ही करते हैं। वाई की पावर्स अपने आप में कम्यूट करती है ना, किसी एलिमेंट की पावर्स कम्यूट करती हैं। जैसे वाई की पावर 1, वाई की पावर 2, कोई भी रख लो, वो आपस में कम्यूट करती हैं। अभी सेंट्रलाइजर पढ़ोगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये वाई की पावर्स आगे आपस में कम्यूट करती हैं। ये मैंने आपको ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कराया था ना, तब भी कहा था कि वाई की पावर्स किसी एलिमेंट की पावर्स कम्यूट करेंगी। मैंने परम्यूटेशन में ग्रुप में कराया था, आप कहते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप y की पावर m और y की पावर n, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट हो, किसी भी ग्रुप का एलिमेंट हो, ym और yn, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, ऑपरेट करते हो, तो ये ऐसे ऑपरेट हो जाती हैं। जब तो ये जो ऊपर इनकी पावर्स होती हैं ये होती हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स होते हैं कम्यूटेटिव। तो ये इस तरीके से लिख पाते हो आप, और इसको आप इस तरीके से लिख पाते हो, इसलिए ये कम्यूट कर जाते हैं आपस में। कोई भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई भी जनरल ऑपरेशन है, तो आप उसको m+n करके लिख पाओगे। m टाइम्स लगा रहे हो और n टाइम्स लगा रहे हो तो m+n टाइम्स लगेगा, उसको आप n+m टाइम्स भी लगा सकते हो। ठीक है, सारा मैथमेटिकल नोटेशंस का खेल है। तो आपको समझ में आता है कि आप y की कोई भी पावर्स हो, किसी एलिमेंट की भी कोई भी पावर्स हो, वो आपस में कम्यूट करती हैं। चाहे आप मैट्रिक्स में नहीं करते हो ऐसे, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कर दो या a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो दोनों बराबर आते हैं। कभी आपने इस पे सवाल उठाया? नहीं उठाया ना? हाँ मैम। तो इसका मतलब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए होता है ये। अब वो ग्रुप फॉर्म करते हैं इसलिए होता है ये, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, उसके पीछे भी एक उसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो इस तरीके से काम कर पा रही है मैट्रिक्स।
ठीक है, लेकिन पहले मैट्रिक्स आई, बाद में स्ट्रक्चर्स का तो बाद में पता चला। ठीक है, पहले तो हमें नंबर्स के बारे में पता चला, फिर हमें फील्ड पता चली ना, लेकिन हम करते आ रहे हैं वो काम शुरुआत से ही। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये चीज़ें, लेकिन अब हम स्ट्रक्चर के हिसाब से करेंगे क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता चल गए ना। ठीक है, तो D4 मैंने लिखा आपके लिए। तो D4 में मैंने कहा y की पावर्स तो आपस में कम्यूट करती ही हैं। इनको देखो ज़रा, ये लोग सिर्फ और सिर्फ y स्क्वायर के साथ कम्यूट करते हैं। देखो कैसे, ये लोग होते हैं x xy स्क्वायर xy क्यूब। अब आप देखो ना, यहाँ पे कोई भी उठाओ, वैसे तो मैं x को उठाऊं और उसको y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, x को उठाकर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो ये y स्क्वायर x के बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई वाई लिखा जा सकता है इसको, और एक्स वाई क्या होता है, वाई इनवर्स एक्स, और इस लास्ट में एक वाई है। वाई इनवर्स यहाँ पे वाई क्यूब है, वाई क्यूब एक्स। एक्स वाई को आप फिर से क्या लिख सकते हो, वाई इनवर्स। वाई इनवर्स क्या है, वाई क्यूब एक्स आ जाएगा ये, और ये क्या ही बचेगा आपके पास, वाई स्क्वायर एक्स बच जाएगा। एक्स वाई स्क्वायर से आपने स्टार्ट किया था और वाई स्क्वायर एक्स आ चुका है आपके पास। मतलब एक्स को मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया, आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। इन सब के साथ वो वाई स्क्वायर कम्यूट करता है, क्योंकि वाई स्क्वायर सेल्फ इनवर्स टाइप का एलिमेंट है ना, इसलिए। पर हर एक सेल्फ इनवर्स टाइप का एलिमेंट कम्यूट नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सेल्फ इनवर्स कम्यूट करेगा, पर वाई स्क्वायर का जब आप बिहेवियर चेक करते हो इस तरीके से, R180 का जब भी बिहेवियर देखते हो तो वो सबके साथ कम्यूट करता है। ठीक है, तो R180 सेंटर में आता है। अब अगर आपसे पूछा सेंटर ऑफ D4 क्रॉस Q4 पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? R180 into 1 minus 1। कौन सा बताया मैम? R0 R180 क्रॉस 1 minus 1, यानी कि Z2 क्रॉस Z2। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो काफ़ी बातें आप समझने लगे। एक क्वेश्चन देती हूँ मैम, आपने ऊपर जो प्रूफ लिखा है उसमें वाई इनवर्स को वाई क्यूब लिया है, कैसे? y की पावर 4 आइडेंटिटी होती है ना, D4 में काम कर रहे हैं ना मैम। वो तो सिर्फ D4 में ही होगा, फिर D4 में ही D6 अच्छा, फिर D6 में, D8 में। देखो D6 में क्या होगा, D6 में वाई स्क्वायर थोड़ी होगा। R180 D6 में क्या होगा बताना ज़रा। D6 में 360/6 60 डिग्री बनेगा ना, तो ये बनेगा R0 R60 R120 R180 R240, ये बनेंगे ना। ये हो जाएगा आइडेंटिटी वाई स्क्वायर वाई क्यूब। एक कम रह गया कुछ, आ, 300 रह गया। हाँ 300, R300 एक आएगा जिसको आप y की पावर 5 नाम दोगे। तो इसमें वो कौन सा है R180? इसमें R180 वाई क्यूब है ना न्यानेश, उसमें वाई स्क्वायर था, यहाँ पे वाई क्यूब है R180। नोटेशंस इसमें अलग होंगी ना D6 के अंदर, तो वाई क्यूब इस तरीके से काम कर पाएगा। वाई क्यूब का इनवर्स क्या हो जाएगा, वाई क्यूब का इनवर्स हो जाएगा वाई क्यूब, क्योंकि वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब वाई की 6 आता है, वो आइडेंटिटी है इस ग्रुप के अंदर। तो जो ग्रुप होगा उसके हिसाब से बातें होंगी, आप इसको जनरलाइज करके कर सकते हो। मैंने तो D4 के लिए आपको दिखाया था, लेकिन हाँ ये बात सच है कि हर एक ग्रुप में ये काम ज़रूर होगा। y⁴n और y⁴n/2 ऐसे 2 एलिमेंट्स होंगे ना Z ऑफ DN में।
वाई रेस टू एन और वाई रेस टू एन बाय टू किस में होंगे? सेंटर ऑफ डीएन। सेंटर ऑफ डीएन में आर नॉट और आर 180, यानी वाई रेस टू एन वाई रेस टू एन। और वाई रेस टू एन बाय टू। ठीक है, यस मैम। ऐसे ही होंगे। कितना कुछ बता दिया मैम ने। मैंने कहा बताया, यानीश ने बताया। हाँ मैम। तीन। सेंटर का ऑर्डर निकालो जरा। 289 ऑर्डर का ग्रुप है। मुझे तो बोल्ड पेन अच्छे लगते हैं। हाँ मैम, यही अच्छे लग रहे हैं। मैं बताऊं? रुक जाओ 1 मिनट। ये वाला करो। ये अच्छे नहीं लग रहे मैम। ये कलरफुल है। ये बताओ कि आंसर मत बताना अभी, जब मैं पूछूं तब बताना। कब बोलेंगे मैम? सबका आ गया? यस मैम। अब बोलो बोलो। 289। मेरा भी 289 है। यस मैम। ठीक है, क्यों आया 289? टी स्क्वायर ऑर्डर ग्रुप है, 17 इसलिए आप भी ले रहे हो। होगा। नेक्स्ट। ऑप्शन 2 आया। ऑप्शन 2। और कोई? ऑप्शन 1 2 3। ये सही बात थी। जब 2 आ गया, आपका इतना दिमाग आपने लगा लिया कि 2 आ गया, तो फिर 1 2 3 क्यों नहीं आया? ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसीलिए तो मैंने दिया था, मुझे पता था आप यहाँ 2 तो लगा ही दोगे। 1 2 3 लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ये देखना चाहती थी बस मैं। इसलिए तो मैं हंसा। अपने ऊपर हंसे। ZG इज इक्वल टू जी इफ एंड ओनली इफ जी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। खैर ये तो होता ही है, पर ये यहाँ तो नहीं यूज नहीं हो रहा, मैं भी क्या बताने लगी। ZG इज ऑलवेज अबेलियन। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ZG तो हमेशा एक अबेलियन ग्रुप है। इसका सेंटर क्या हो जाएगा? ZG हो जाएगा। इसका सेंटर ZG हो जाएगा। इसका सेंटर ZG हो जाएगा। समझ गए मतलब आप? अबेलियन ग्रुप का सेंटर वही खुद हो जाएगा, क्योंकि ZG हमेशा एक अबेलियन। कोई आपसे कोई भी ग्रुप दे दे आपको, आप उस ग्रुप में से एक ग्रुप छान सकते हो जो कि एक अबेलियन ग्रुप हो। ये कितनी अच्छी बात है ना? कई बार आपको नहीं भी मिलता, वन ही ऑर्डर का मिलता है। ये देखो, ये कितना दुखी लग रहा है देयरफॉर ऐसे सा। ठीक है, कई बार एक ही ऑर्डर का मिलता है, इसलिए इतना दुखी लग रहा है। लेकिन फिर भी जैसे आपने अबेलियन ग्रुप निकाल के लाए आप D4 के अंदर से R0 R180, DN के अंदर से मतलब ले आए R0 R180, तो अच्छी बात थी ये। ठीक है, कौन सा पेन होता है वो मोटा वाला?
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटर का ऑर्डर 8 है तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर जी कहाँ चला गया? इफ ऑर्डर ऑफ जेड जी इज 8 तो आप बताओ कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप टू जेड जी कितने होंगे? न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, मान लो ये क्वेश्चन। मैं एक बार आती हूँ। मैम बताओ। 3। ठीक है, और सबका हो गया? मैम रुको थोड़ा। नेक्स्ट करो न्यानेश। मैम 3 आ रहे हैं। कितने बजे छोड़ना है? अभी छोड़ दो। हाँ, मुझे लग रहा है सही कर लिया हमने। कल से मैं सेंट्रलाइजर कराऊंगी, सेंटर का हो चुका है टॉपिक, मैं छोड़ भी सकती हूँ। करो 8 क्वेश्चंस। अभी शायद हो जाएगा एक दिन में। कल 1:45 पे ले लूँ क्या क्लास? कल आप एकदम नहीं लोगे? एग्जाम लेना है ना, तभी तो सोच रही हूँ 4 बजे। हाँ मैं ले लेना मैं क्लास अगर होगा। अभी देखो, ले लेने दो मुझे क्लास, क्योंकि मैं फिर देखो क्या क्या हो जाता है, कभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए जब मैं ले सकती हूँ तब तो मैं ले ही लूँ। मुझे तो कल आपका असाइनमेंट। जैसा होगा मैम ऐसा ही कर दो। मतलब जैसे आपका होगा ऐसा ही कर दो। एक क्लास हो जाएगी 1:45 पे। टेस्ट भी लेना है मुझे। यानीश आपको कल ट्यूशन्स की छुट्टी करनी पड़ेगी या फिर किसी और टाइम देना पड़ेगा टेस्ट। वैसे तो 3-4 बजे के टाइम में दो तो ही अच्छा है। टेस्ट कितने बजे होगा मैम? टेस्ट वही मैं कह रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं क्लास ले लूँगी, मतलब इससे पहले ही छोड़ दूँगी, तो 3:40 से अगर टेस्ट ले लूँ तो ठीक रहेगा। ज़्यादा लंबा होगा नहीं टेस्ट। अभी मैंने चेक ही नहीं किया, मैं चेक करती हूँ एक बार।
तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे आपको बहुत लंबा टेस्ट नहीं होगा। थ्री 340 से 415 तक होगा तो मैक्स टू मैक्स 415 या 420 होगा, तो उतना तो आप लेट भी कर सकते हो नानिश, थोड़ा बहुत कम पढ़ा लेना। ठीक है, अभी मैं चेक करके बताती हूँ बाकी इवनिंग तक आपको। फोर 15 को रख लो फिर। 415 रख लूँ? यस मैम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं प्रॉब्लम, सिर्फ 4 बजे क्या होता है, बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स के साथ बोलना पड़ता है थोड़ा, तो 4 बजे नहीं देना पड़ता, दे सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते हो 4 बजे या वैसे आते हैं? ऑफलाइन। अच्छा, तो पेरेंट्स लेके आते हैं? अच्छा, हाँ छोटे बच्चे हैं। छोटे हैं, अच्छा तभी मेरा भाई पढ़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब इवनिंग वाले बच्चे छोटे हैं। उसमें 2 बैचेस है, जिसमें से एक मैंने अभी मतलब मैं ही ले रहा था पहले, पर एग्जाम की वजह से मैंने भाई को बोल दिया तो वो ले रहा है अभी। तो एक बैच मुझे लेनी पड़ती है 5:30 बजे, 5:30 से 7 बजे तक। ठीक है ठीक है, हाँ जल्दी से उनको पढ़ा के कम कर दो उनका। एक तो आपने कम ही कर दिया है बैच, भाई को दे दिया है। भाई कॉलेज में है या स्कूल में? कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में? मैं 12th में। अच्छा, मतलब वैसे ही कॉलेज बोलते हो आप उसको, इंटर कॉलेज, जूनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेज, जैसे यूपी में इंटर कॉलेज बोला जाता है, यहाँ तो स्कूल ही बोला जाता है 11th 12th को हरियाणा में, तो आपके यहाँ जूनियर कॉलेज बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए हैं, तो बताओ फिर 415 कल का टेस्ट भी कर लेते हैं और आज का भी, ठीक है? और क्लास तो फिर मैं 2 बजे ही कर लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है एक तक को प्रॉब्लम हो जाए 145 पे। क्लास हो जाएगी 2 to 3:30, ठीक है, 5-10 मिनट आगे पीछे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने कहा 3 आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं 3, क्या सोचा था? ऑर्डर रेट के सब ग्रुप्स देखे थे मैं। ऑर्डर रेट के ग्रुप्स देखे थे? ऑर्डर रेट के कौन से ग्रुप्स देखने थे? वैसे तो 5 होते हैं ऑर्डर रेट के। अबेलियन। अबेलियन ग्रुप्स देखने थे। क्या ये D4 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि D4 अबेलियन नहीं है। और एक ऑर्डर रेट का ये भी होता है Q4, उसके भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब 3 ग्रुप्स हैं जिसके आइसोमॉर्फिक ये हो सकता है। आंसर सही है 3, Z8, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 और Z4 क्रॉस Z2, ठीक है। अच्छा, Z4 क्रॉस Z2 किसका सेंटर आ सकता है? कोई एक ऐसा ग्रुप बताओ जिसका सेंटर Z4 क्रॉस Z2 आता हो। Z4 into Q4। और Z2 क्रॉस Z2 किसका सेंटर आता है? D4 क्रॉस Q4 into D4। D4 क्रॉस Q4, D4 क्रॉस D4 क्रॉस D4, ये भी बोल सकते हो आप। यस मैम। पर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो। Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 का ही सेंटर निकालोगे, अबेलियन ग्रुप है तो वही आना है। मतलब इस ग्रुप का सेंटर यही आना है, इस ग्रुप का सेंटर भी यही आना है और इस ग्रुप का सेंटर भी यही आना है। तो अगर कोई पूछे, सिंपली पूछ ले कि कौन से ग्रुप का सेंटर ये आएगा, तो ये भी बोल सकते हो आप Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, किस ग्रुप का सेंटर ये आएगा Z4 क्रॉस Z2, तो Z4 क्रॉस Z2 का सेंटर ये खुद ही आ जाएगा, ठीक है। ये भी जवाब हो सकते हैं आपके। तो उसके अलावा अगर पूछ ले तो फिर आपने सही चीज़ बोली, सही तरीके से बोल दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन। मैम इसमें मेरा Z2 आया। Z2 आया? यस मैम। आया तो सही है, पता नहीं किया कैसे है। कल का शेड्यूल समझ में आ गया?
ये वाला करवा दो। कल का शेड्यूल क्लियर हुआ? हाँ वो तो क्लियर हो गया। 2 से क्लास उसी टाइम पे रहेगी, टेस्ट 4:15 ग्रुप वाला। और कल मैं डिस्कशन कराऊंगी, कल तो सेंट्रलाइजर क्या ही कराऊं। मैम वो वाला असाइनमेंट कब डिस्कस होगा? असाइनमेंट 2 यस मैम। उसमें सेंटर और सेंट्रलाइजर थी ना, तो मैंने सोचा पहले वो करा के फिर करूं। वो जो डिप्स मतलब वाले मैम ठीक है मैम। का डिस्कस होगा बीएस ईआर। प्रीवियस ईयर 1-2 दिन बाद। और प्रीवियस मैम ईयर करने में मजा डिप्स वाले? डिप्स वाले कल करती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कल कर लूँ ना डिप्स वाले। डिप्स वाले का पहला वाला? सेकंड और थर्ड असाइनमेंट ठीक है मैम। कल करते हैं। ठीक है, तो आपने जो कुछ भी कर रहा है उस सब कुछ छोड़ के जो भी कर रहे थे आप डिप्स वाले कर लो तो ज़्यादा अच्छा। कल हम वही डिस्कस करेंगे क्लास में। अच्छा तो फिर मेरे को ओके करना मैम। पड़ेगा। कर लेना कल कब करोगे मैम डिस्कस? 2 बजे 2 PM। सेंट्रलाइजर कब करोगे? सेंट्रलाइजर कल नहीं कराऊंगी, नेक्स्ट डे आगे देखते हैं जब भी कराएंगे। ऐसे तो इवनिंग में भी डिस्कस हो सकता है, इवनिंग में कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास आगे बढ़ ठीक है जाएगी। इवनिंग में कर दो मैम। चलो इवनिंग में कर लेंगे, कल अभी सेंट्रलाइजर ही करते हैं। क्योंकि हमको करना है ना। ठीक है मैम। नहीं हुआ अभी तक, कर ले। ठीक है, ये देखो ये जी है जनरेटेड ग्रुप ए बी से, तो ये जी कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। लेकिन अब ए बी स्क्वायर क्या है, ए बी क्यूब क्या है, उन्होंने सेंटर ऑफ जी की बात कर रखी है। हमें नहीं पता जी कितना लंबा जा रहा है, तो जी को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वो कहाँ जा रहा है, फैलता जा रहा है, कैसा है। तो ए बी तो ठीक है, चलो ए बी स्क्वायर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी। पर आपको एक बात गिवन है ना, ए क्यूब बी इज इक्वल टू बी है, तो उस रिलेशन को थोड़ा सा यूज़ करो तो शायद कुछ निकल के आए। और 2 बातें और गिवन है, उनको भी हम देखेंगे, यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ई आएगा मैम। बी ए इज इक्वल, ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी, ये आ जाएगा ए की पावर 4 बी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, क्योंकि गिवन था ऑर्डर ऑफ ए इज 4, ऑर्डर ऑफ बी इज 2। इसका मतलब ए बी एक एलिमेंट आएगा, उससे नेक्स्ट जो ए बी स्क्वायर एलिमेंट है वो तो आइडेंटिटी ही बन गया, उससे आगे कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बी स्क्वायर क्या निकल के आया, 2। क्या ए बी आइडेंटिटी नहीं हो सकता? यस मैम, समझ गया। मैम आइडेंटिटी कैसे होगा? मैं वही पूछ रही हूँ, मैं हो सकता है कि नहीं। मैम देखो, अगर ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता तो मैम ए इज इक्वल टू बी इनवर्स होता, है कि नहीं? तो मैम ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स होता, बिल्कुल, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है। वेरी गुड, यही जानना चाहती थी मैं। तो यहाँ से जी का ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसके सेंटर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2। सेंटर बनेगा क्या, ये ग्रुप ही बन जाएगा ए बी कॉमा ई। मैम कम्यूटेटिव हो जाएगा, मतलब J2 का ही आइसोमॉर्फिज्म होगा। ऑर्डर में ZG2 ही आ गया, तो ये आइसोमॉर्फिक किसके हो गया, Z2 के आइसोमॉर्फिक हो गया। सेंटर यही बन गया ना, ये ग्रुप था। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, हाँ मैम, क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक सा। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर, और आपसे मिलते हैं हम कल, मतलब आज शाम को, ठीक है। और मैम वो मतलब 4:15 पे आपका टेस्ट स्टार्ट होगा। वो ग्रुप में ही डाल दोगे ना?